नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी पे। तो हम लोग इस YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी के माध्यम से लॉ की क्लासेस कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो अभी की क्लास है वो हिंदू विधि की है, हिंदू लॉ की है। और जैसा कि आपको पता है कि लाइव क्लास के माध्यम से हम संविधान पढ़ा रहे हैं, तो आप लाइव क्लास में जाकर के या प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको अन्य विधि की भी क्लासेस मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोग मुख्य रूप से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो सारी चीज़ को हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और क्लास से संबंधित कोई सूचनाएं हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी। तो अगर आप लोग में से किन्हीं ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है, ये टॉपिक है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि की शाखाएं। स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ भी पढ़ लिए हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब हिंदू विधि की जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसको पढ़ लिए हैं। आज की जो क्लास है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है और इसमें जो पहला सोर्स है, अगर देखेंगे हिंदू लॉ की जो शाखाएं की बात करेंगे, सॉरी स्कूल की बात करेंगे, तो स्कूल की शाखाएं की तो सबसे पहला है मिताक्षरा स्कूल और दूसरा है दाएं भाग। देखिए मिताक्षरा स्कूल की जब बात करेंगे, मुख्य रूप से दो स्कूल हैं। तो अब जब बात करेंगे तो मिताक्षरा स्कूल, देखिए यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनता है। तो प्रश्न आपको पूछेगा मिताक्षरा स्कूल के लेखक कौन है। तो देखिए मिताक्षरा स्कूल के जो लेखक हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पे लिखा था। तो देखिए इसके जो लेखक हैं ये कौन है, तो विज्ञानेश्वर हैं। इनकी रचना कब हुई थी? इनकी रचना मुख्य रूप से 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। मतलब माना जाता है इनके बारे में कि इनकी रचना मिताक्षरा विधि जो है, विज्ञानेश्वर ने जो याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किए थे मिताक्षरा स्कूल के माध्यम से, तो इसकी रचना कब किए थे? 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी के अंत में। ऐसा माना जाता है कि 1225 से लेकर 1226 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई थी। ये जो विज्ञानेश्वर थे ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। कभी कभी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये एक बहुत बड़े विधि वक्ता थे, बहुत बड़े विद्वान लोग थे और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? ये आंध्र प्रदेश से। अब जहां तक मिताक्षरा स्कूल की बात करेंगे तो मिताक्षरा स्कूल संपूर्ण भारत में लागू होता है। मिताक्षरा स्कूल संपूर्ण भारत में लागू होता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ एरिया को छोड़ करके। पश्चिम बंगाल और असम के कुछ एरिया को छोड़ करके ये जो मिताक्षरा स्कूल है ये क्या है, संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। देखिए मिताक्षरा स्कूल से संबंधित हमने क्या क्या देखा? मिताक्षरा स्कूल से संबंधित हमने ये देखा स्कूल के माध्यम से कि इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं और इन्होंने जो लिखा है, ये भाष्य जो लिखे हैं वो याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर लिखे हैं, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे विज्ञानेश्वर? तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने इसकी रचना कब की? तो इसकी रचना करीब करीब 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी के शुरुआत में माना जाता है। मुख्य रूप से यह माना जाता है कि 1225 ईस्वी से लेकर के 1226 ईस्वी के आसपास किया गया था। अब बात आती है कि मिताक्षरा शाखाएं जो हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू होते हैं। तो मिताक्षरा शाखाएं जो है ये पश्चिम बंगाल और असम के एरिया को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल और असम की एरिया को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो ये मिताक्षरा स्कूल के बारे में एक बेसिक चीज थी। अब देखिए थोड़ा सा पहले बेसिक दाएं भाग के बारे में भी जान ले। तो दाएं भाग की जब बात करेंगे तो इसकी रचयिता जिमुतवाहन है। कौन है? जिमुतवाहन है। और इन्होंने इसकी रचना, दाएं भाग स्कूल की रचना कब किए थे? इन्होंने इसकी रचना जो है 11वीं शताब्दी के अंत में किए थे। कब किए थे? 11वीं शताब्दी के अंत में किए थे। किसकी रचना किए थे? तो दाएं भाग की रचना किए थे। तो कौन किए थे? तो जिमुतवाहन किए थे। अब देखिए ये जो जिमुतवाहन जो रचना किए थे ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये बंगाल के रहने वाले थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, अर्थात बंगाल के रहने वाले थे। तो ये भी ध्यान में रखना कि जिमुतवाहन कहाँ से बिलोंग करते थे? तो जिमुतवाहन बंगाल से बिलोंग करते थे। और इनकी जो दाएं भाग है वो कहाँ लागू होता है?
तो दाएं भाग जो है बंगाल के राज्य क्षेत्र में लागू होता है। किसके राज्य क्षेत्र में लागू होता है? बंगाल के राज्य क्षेत्र में। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए ना, बंगाल और असम के राज्य क्षेत्र में लागू होता है, अर्थात मुख्य रूप से ये पूर्वोत्तर भारत में लागू होता है। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि नागालैंड में लागू होता है, मणिपुर में लागू होता है, अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है, मिजोरम में लागू होता है, मेघालय में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है और सिक्किम में लागू होता है। तो ये दाएं भाग है, ये लागू कहाँ कहाँ होता है ये ध्यान में रखना है। तो दाएं भाग जो है वो मुख्य रूप से कहाँ लागू होता है? तो आप जब देखेंगे कि मिताक्षरा स्कूल जहां लागू नहीं होता है वहां पे दाएं भाग लागू होता है। तो मिताक्षरा स्कूल पश्चिम बंगाल और असम के राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो ये पश्चिम बंगाल और असम के राज्य क्षेत्र, तो ये बंगाल के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम, सिक्किम और ये सब जो है मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो है ये पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में आते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दाएं भाग जो लागू होता है वो पश्चिम बंगाल में लागू होता है, नागालैंड में लागू होता है, मणिपुर में लागू होता है, मिजोरम में लागू होता है, मेघालय में लागू होता है, अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है और सिक्किम में लागू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये था आपका दाएं भाग से संबंधित। अब देखिए कुछ चीजें हैं जिसके बारे में और जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए ये जो हिंदू लॉ जो है, हिंदू लॉ लेक्स फोरी नहीं है। जैसे आप याद करिए एविडेंस जब पढ़ते होंगे तो वहां पढ़ते होंगे कि एविडेंस लेक्स फोरी है, वो स्थानीय विधि है। हिंदू लॉ स्थानीय विधि नहीं है। हिंदू विधि जो है, हिंदू लॉ जो है वो पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत विधि है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्या हिंदू लॉ व्यक्तिगत विधि है? मतलब ऑप्शन दे देगा व्यक्तिगत विधि, प्रक्रियात्मक विधि, स्थानीय विधि और या फिर मूल्य विधि। तो ये व्यक्तिगत विधि है। तो हिंदू लॉ के संदर्भ में जो आपको याद रखना है वो व्यक्तिगत विधि है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये लेक्स फोरी नहीं है। लेक्स फोरी का मतलब होता है स्थानीय विधि, और स्थानीय विधि का मतलब होता है कि जहां पर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है वहां की जो स्थानीय विधि है उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसका संचालन किया जाएगा। तो पर्सनल लॉ हिंदू लॉ के संदर्भ में कहा गया है कि जिस जगह पे जो स्कूल, जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमारे ऊपर ये मिताक्षरा स्कूल है। मिताक्षरा स्कूल के भी कई उप शाखाएं हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मिताक्षरा स्कूल है। अगर हम चले गए अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए, तो जब हम अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे तो वहां पर जमीन से संबंधित कोई पार्टीशन की बात आएगी, तो वहां पर ये नहीं होगा कि यहाँ पे जो पार्टीशन है वो किस विधि के तहत, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो दाएं भाग स्कूल के अंतर्गत आते हैं, शाखाएं के अंतर्गत। तो यहाँ की जो पार्टीशन है वो कैसे होगी? अगर ये लेक्स फोरी रहता तो दाएं भाग के अंतर्गत होता। चूंकि हिंदू लॉ जो है ये क्या है, पर्सनल लॉ है, इसीलिए कैसे लाई करेगा? तो यहाँ पर मिताक्षरा स्कूल लाई करेंगे। कौन सा स्कूल लाई करेगा? मिताक्षरा स्कूल। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हिंदू विधि जो है ये व्यक्तिगत विधि है। हिंदू विधि व्यक्तिगत विधि है, ये लेक्स फोरी नहीं है। लेक्स फोरी का मतलब होता है स्थानीय विधि। ये प्रोसीज्योर भी नहीं है, मतलब ये प्रक्रियात्मक भी नहीं है, ये सब्सटेंटिव भी नहीं है, ये लेक्स फोरी भी नहीं है। ये है क्या? तो ये जो है आपका पर्सनल लॉ है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में बेसिक चीज यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं थोड़ा सा मिताक्षरा स्कूल के कुछ उप शाखाएं हैं, इसके संदर्भ में बात कर ले। तो देखिए मिताक्षरा स्कूल के मुख्य रूप से 5 उप शाखाएं हैं। मिताक्षरा स्कूल के मुख्य रूप से कितने उप शाखाएं हैं? तो मिताक्षरा स्कूल के मुख्य रूप से 5 उप शाखाएं हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कितनी उप शाखाएं हैं। तो मुख्य रूप से 5 उप शाखाएं हैं। तो पहला जो उप शाखा है वो बनारस उप शाखा है। कौन सा है? बनारस उप शाखा है। और बनारस उप शाखा कहाँ कहाँ प्रिवेल करती है? ये मिताक्षरा स्कूल की उप शाखाएं हैं। मिताक्षरा जो स्कूल है, मिताक्षरा जो शाखाएं हैं, इसकी कुछ उप शाखाएं हैं। तो पहला कौन सा है? बनारस उप शाखाएं हैं। ये जो बनारस उप शाखाएं हैं वो कहाँ कहाँ प्रिवेल करता है? तो बनारस उप शाखाएं जो हैं ये उत्तरी भारत में, और ये मुख्य रूप से उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिम भारत में लागू होता है। बनारस शाखा कहाँ कहाँ प्रिवेल करता है? तो उत्तरी भारत में, मुख्य रूप से उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र है भारत में, वहां पर ये लागू होता है। दूसरा जो है ये मिथिला स्कूल की बात करते हैं। जो मिथिला स्कूल जो है, मिथिला उप शाखाएं जो हैं ये मुख्य रूप से बिहार में लागू होते हैं। तो बिहार में कौन सी उप शाखाएं लागू होती है? तो मिथिला उप शाखाएं लागू होती है। तीसरा जो है वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र उप शाखाएं हैं। मुख्य रूप से महाराष्ट्र या बंबई उप शाखाएं के नाम से जाने जाते हैं। तो ये महाराष्ट्र और बंबई उप शाखाएं जो हैं ये पश्चिम भारत
के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात के राज्य क्षेत्र में लागू होते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि महाराष्ट्र उप शाखाएं कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र या बंबई। बंबई के बारे में याद रखिएगा कि बंबई जो पहले था वो बाद में बंबई से अलग होकर के दो नए राज्यों का गठन हुआ, एक का नाम महाराष्ट्र पड़ा और दूसरा का नाम गुजरात पड़ा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पुराना नाम बंबई था। तो आप देखेंगे कभी कभी पूछ देता है कि महाराष्ट्र उप शाखाएं या बंबई, महाराष्ट्र या बंबई उप शाखाएं, तो ये यहाँ पे ये कहाँ कहाँ प्रिवेल करेगा, तो ये जो प्रिवेल करेगा वो पश्चिम भारत में करता है। और पश्चिम भारत के साथ साथ ये मुख्य रूप से नाम से पता चल जाता है कि महाराष्ट्र और बंबई से दो अलग हुआ, तो दोनों जगह प्रिवेल करेगा, गुजरात और महाराष्ट्र में, तो ये पश्चिम भारत के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में भी लागू करता है। उसके बाद जो द्रविड़ या मद्रास, द्रविड़ या मद्रास जो है ये मुख्य रूप से साउथ इंडिया में लागू होते हैं, दक्षिणी भारत में लागू होते हैं। तो द्रविड़ और मद्रास कहाँ लागू होते हैं, द्रविड़ और मद्रास जो उप शाखाएं हैं ये दक्षिणी भारत में लागू होती है। और पांचवा जो है ये पंजाब उप शाखाएं हैं। कौन सी उप शाखाएं हैं, पंजाब, और ये जो लागू होते हैं वो मुख्य रूप से पूर्वी पंजाब में लागू होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, पूर्वी पंजाब में लागू होते हैं। तो देखिए आपको मैंने बताया कि मिताक्षरा स्कूल की कितनी उप शाखाएं हैं, मिताक्षरा स्कूल की 5 उप शाखाएं हैं। पहला बनारस उप शाखाएं हैं। बनारस उप शाखाएं के संदर्भ में बताया गया है कि ये उत्तरी भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में लागू होता है। ठीक है, बनारस उप शाखाएं कहाँ लागू होती है, तो ये जो लागू होती है ये उत्तरी भारत के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में लागू होता है। दूसरा जो है मिथिला उप शाखा है, तो ये मुख्य रूप से बिहार में लागू होती है। कहाँ लागू होती है, बिहार में। तीसरा जो उप शाखाएं हैं महाराष्ट्र या बंबई उप शाखाएं, महाराष्ट्र या बंबई उप शाखाएं, तो ये पश्चिमी भारत के साथ साथ, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो पश्चिम में है, वेस्ट में है, तो याद रखिएगा वेस्ट में, तो पश्चिम भारत के साथ साथ ये जो लागू होता है ये कहाँ कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। उसके बाद चौथी जो उप शाखाएं हैं द्रविड़ और मद्रास, तो मद्रास दक्षिण में है और द्रविड़ भी दक्षिण के लोगों को कहा जाता था, तो द्रविड़ और मद्रास, द्रविड़ दे दे या मद्रास दे, तो ये दक्षिण भारत में लागू होती है। तो ये कहाँ लागू होती है, ये दक्षिण भारत में लागू होती है। और पांचवा जो है ये पंजाब उप शाखाएं हैं, ये पूर्वी पंजाब में लागू होती है। तो ये बात को बेसिकली आपको जानते रहना है। देखिए ये रहा इससे संबंधित। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने मुख्य रूप से आपको 2 स्कूल के बारे में बताया कि ये 2 स्कूल है। कौन कौन सा है, मिताक्षरा स्कूल है और दायभाग स्कूल है। मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। इन्होंने यज्ञवल्लभ स्मृति को लिखा था। इनका जो निबंध था यज्ञवल्लभ भाष्य कह लीजिए या निबंध कह लीजिए, यज्ञवल्लभ था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो थे विज्ञानेश्वर, ये मुख्य रूप से जो मूल रूप से थे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने इसकी रचना कब की थी, तो करीब करीब 1225 से 26 ईस्वी के आसपास किए थे। और ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में किए थे। मिताक्षरा स्कूल कहाँ कहाँ लागू होता है, तो मिताक्षरा स्कूल संपूर्ण भारत पर लागू होता है सिवाय बंगाल और पश्चिम बंगाल कह लीजिए या पश्चिम बंगाल कह लीजिए। मुख्य रूप से आप बंगाल को ध्यान में रखेंगे, बंगाल और असम के क्षेत्र को छोड़ करके। बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो मैंने आपको दाएं भाग में बताया, तो ये था। अब देखिए मिताक्षरा स्कूल की कितनी उप शाखाएं हैं, तो मिताक्षरा स्कूल की 5 उप शाखाएं हैं। क्या क्या उप शाखाएं 5 हैं, सबसे पहला मैंने बताया कि बनारस उप शाखाएं हैं। बनारस उप शाखाएं के संदर्भ में मैंने बताया कि ये कहाँ लागू होता है, तो बनारस उप शाखाएं जो लागू होती है वो उत्तरी भारत में होती है, साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में बनारस उप शाखाएं लागू होती है। फिर दूसरा मैंने बताया मिथिला उप शाखाएं। मिथिला उप शाखाएं के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया कि मिथिला उप शाखाएं जो है ये मुख्य रूप से बिहार में लागू, चूंकि मिथिला का क्षेत्र बिहार से बिलोंग करता है तो नाम है मिथिला उप शाखाएं, तो ये मुख्य रूप से बिहार में लागू होती है। तीसरा मैंने आपको बताया, देखिए आपको नाम से ही पता चलता रहेगा, कुछ चीजें आप ट्रिक पे भी याद कर सकते हैं। मिथिला बिहार से बिलोंग करता है तो मिथिला बिहार में लागू होगी। तीसरा जो है आपका ये क्या है, ये है आपका महाराष्ट्र या बंबई उप शाखा है। तो महाराष्ट्र या बंबई उप शाखा है, तो महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिम की जब बात आएगी तो वहां पे क्या लागू होता है, तो वहां पे महाराष्ट्र या बंबई उप शाखाएं लागू होती है। तो पश्चिम भारत के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र में लागू होते हैं। चौथी उप शाखाएं हैं द्रविड़ या मद्रास। द्रविड़ या मद्रास, तो मद्रास साउथ में है, तो ये कहां पे लागू होगा, तो ये दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में लागू होगा। और पांचवा है पंजाब उप शाखाएं, तो पंजाब उप शाखाएं जो है पूर्वी पंजाब में लागू होता है। तो इसके बारे में आपको जानते रहना है। तो ये था आपका मुख्य रूप से जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में बनता है मिताक्षरा से, ये यहाँ से प्रश्न बनता है।
अब देखिए दाएं भाग के संदर्भ में चलते हैं। दाएं भाग के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया कि दाएं भाग के जो लेखक हैं उनका नाम है जिमुतवाहन। कौन है? जिमुतवाहन। और जिमुतवाहन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बंगाल के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। तो जिमुतवाहन बंगाल से बिलोंग करते थे। इन्होंने दाएं भाग की स्थापना 11वीं शताब्दी में किए थे। कब किए थे? 11वीं शताब्दी में किए थे। अब देखिए मिताक्षरा स्कूल जहां जहां लागू नहीं होता है वहां दाएं भाग लागू होता है। तो मिताक्षरा स्कूल कहां लागू नहीं होता है? तो मिताक्षरा स्कूल बंगाल और असम के राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो मिताक्षरा स्कूल जब बंगाल और असम के राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होता है तो बंगाल के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो बंगाल के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो कुछ राज्य हैं, जैसे आपने देखिए मिताक्षरा स्कूल की 5 उप शाखाएं, तो पांचों में हम लोगों ने उत्तर को भी देखा, दक्षिण में भी लागू होता है, पश्चिम में भी लागू होता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पूरब में लागू होता है। तो पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जो ईस्ट इंडिया है, तो ईस्ट इंडिया के राज्य क्षेत्र में कौन सा स्कूल चलता है हिंदू लॉ का? तो वहां पे चलता है दाएं भाग स्कूल। कौन सा चलता है? दाएं भाग। तो दाएं भाग के रचयिता जिमुतवाहन है, और जिमुतवाहन इन्होंने कब इसकी रचना किए थे? तो 11वीं शताब्दी के आसपास किए थे। ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये बंगाल से बिलोंग करते थे। और दाएं भाग कहां लागू होता है? तो दाएं भाग पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के राज्य क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कि दाएं भाग करीब करीब 8 राज्य में लागू होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये था आपका। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो एक आध बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दोनों में क्या अंतर है, तो देखेंगे कि दाएं भाग और मिताक्षरा में जो मुख्य रूप से अंतर है, ये ऐसा बताया गया विभाजन से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित और स्त्री धन से संबंधित। तो जैसा कि उत्तराधिकार के संदर्भ में मिताक्षरा स्कूल में ये बताया गया है कि अगर किसी के फादर हैं, कोई एंसेस्टर लैंड है, कोई पृथक संपत्ति है, तो पृथक संपत्ति में अगर उसके फादर एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो पृथक संपत्ति में जन्म से ही क्या होते हैं? बच्चे को अधिकार मिल जाता है। लेकिन दाएं भाग में ये अधिकार की चर्चाएं नहीं की गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है मिताक्षरा और दाएं भाग में कुछ शब्दों में डिफरेंस है। मुख्य रूप से विरासत और बंटवारे के संदर्भ में डिफरेंस है। किस चीज के संबंध में डिफरेंस है? तो विरासत और बंटवारे के संबंध में डिफरेंस है। दूसरा चीज आपको ये भी याद रखना, कहीं कहीं पर स्त्री धन, तो मुख्य रूप से 3 चीज के बारे में बताया गया है, विभाजन, उत्तराधिकार और स्त्री धन में मुख्य रूप से चर्चाएं दाएं भाग में की गई है। तो ये चर्चाएं मुख्य रूप से यहाँ पे किया गया है। अब देखिए मैंने मुख्य रूप से आपको सारी चीज बता ही दिया। अब कुछ बातें आती है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हिंदू लॉ है ये पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ का मतलब होता है व्यक्तिगत विधि। ये लेक्स थ्योरी नहीं है, कई बार पूछ देता है लेक्स थ्योरी। जैसा कि मैंने एग्जांपल के माध्यम से बताया कि अब देखिए असम के कोई लोग हैं और अगर वो बिहार चले आते हैं, तो बिहार में कौन सी विधि चलती है? मिताक्षरा। और मिताक्षरा की कौन सी शाखाएं चलती है? तो मिताक्षरा की शाखाएं हैं, मिथिला उप शाखाएं चलती है। तो कोई असम के लोग यहाँ पर आकर के ये कहेंगे कि अब यहाँ पर कि अब यहाँ की स्थानीय, अगर लेक्स थोड़ी रहता तो स्थानीय विधि, तो यहाँ पे कहते हैं कि अब हम चलेंगे किस चीज से? तो हम मिथिला विधि से चलेंगे। कौन सा? मिथिला उप शाखाएं से चलेंगे, अर्थात मिताक्षरा विधि से चलेंगे। तो ये हो नहीं सकता है। असम के लोग आएंगे, वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाएंगे, वो किस विधि से चलेंगे? तो दाएं भाग से चलेंगे। तो याद रखिएगा ये दाएं भाग से गाइड होगा। ठीक है, तो ये बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा पर्सनल लॉ के संदर्भ में या फिर लेक्स थ्योरी के संबंध में, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए कुछ चीजें हैं जिस पर एक बार हम थोड़ी सी चर्चाएं कर ले तो बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर कोई व्यक्ति माइग्रेट कर जाता है, माइग्रेशन करके जाता है, तो माइग्रेशन करके भी जाएगा ना, तो वो जहां के व्यक्ति थे, मुख्य रूप से जहां के व्यक्ति थे वो वहीं के। जैसे आप मान लीजिए कि असम के कोई लोग बिहार चले आए, असम के या अरुणाचल प्रदेश के कोई लोग जम्मू कश्मीर चले गए, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मान लीजिए, या फिर अरुणाचल प्रदेश के कोई लोग जो है वो महाराष्ट्र चले गए। तो जब वो महाराष्ट्र गए तो वहां रहने लगे, जब तक वो महाराष्ट्र के निवासी नहीं हो जाते हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन में उनका नाम नहीं आता है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र में नहीं रहने लगते हैं, तब तक वो दाएं भाग से गाइड होंगे, न कि वो मिताक्षरा स्कूल से गाइड होंगे। तो ये सारी चीज मुख्य रूप से है स्कूल के बारे में, और इससे ज्यादा प्रश्न स्कूल के संदर्भ में नहीं बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ओवरऑल मैंने इसको आपको कंप्लीट कर दिया। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आप कंप्लीटली कर सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। देखिए कुछ चीजें जो हैं दाएं भाग और मिताक्षरा स्कूल में कुछ चीजें पर मतभेद है।
जैसे कि आप देखते होंगे संयुक्त परिवार में मतभेद है, मतलब इस दोनों में संयुक्त परिवार में मतभेद बताया गया है। उसके बाद सहदायिकी में भेदभाव में मतभेद है, उत्तराधिकार में मतभेद है, स्त्री धन में मतभेद है, अंतरण में ट्रांसफर में मतभेद है, और फैक्ट वैलिड का सिद्धांत पर मतभेद है, और टीका पर मतभेद है। तो मुख्य रूप से 7 चीजों पर मतभेद है। किसमें? मिताक्षरा स्कूल से दाएं भाग में इन 7 चीजों पर मतभेद बताया गया है, इन 7 चीजें पर मतभेद है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर आप इतने लेक्चर को बारीकी से देख लेते हैं तो स्कूल से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं हिंदू लॉ में वो आपका कंप्लीटली यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रहेगी, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब जहाँ तक लगता है अगले लेक्चर की जो शुरुआत होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट से होगी। तो हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने कम समय में जितना ज्यादा हम लोग कवर कर ले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय।